तो स्वागत है आप सभी का बोलिविया के घने जंगलों में, जो साउथ अमेरिका पर स्थित एक देश है जो अमेज़न वर्षा वन से ही मिला हुआ है। कहानी की शुरुआत हमें योशी नाम के बंदे को दिखाकर की जाती है, जो बचपन से ही एडवेंचर और मिस्टीरियस थिंग्स करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है। यहाँ तक कि उसने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि इसे काफी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर अमेरिकन इंडियंस कहाँ गए। हमारे देश के इंडियंस नहीं, वो तो अलग है, और ये आपको भी पता होगा कि विदेशियों ने हमें ये नाम दिया था। खैर, योशी को कई साल के मेहनत के बाद एक सोर्स हाथ लगी थी कि इंडियंस के कुछ ट्राइब्स अभी भी बोलिविया में मौजूद है, और वो भी यहाँ के घने जंगलों के वर्षा वन में रहते हैं। खैर, अब योशी कई टूरिस्ट के साथ में सफर की शुरुआत करता है। यहीं उसकी मुलाकात मार्कस से होती है, जो उसी का हॉस्टल मेट था। सफर के दौरान योशी को पता चलता है कि मार्कस भी उसी की कैटेगरी जैसा इंसान था, जिसे एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है। और मार्कस का एक फ्रेंड भी था, केविन, जो कि नेचर लवर था। वो नेचर की फोटोज खींचा करता, डॉक्यूमेंट्री बनाया करता था। उसकी डॉक्यूमेंट्री आज भी मौजूद है, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और इन तीनों की जोड़ी काफी अच्छी थी, क्योंकि तीनों का मोटिव एक ही था। वहीं रास्ते में योशी की दोस्ती एमी यानी कि एक टूरिस्ट के साथ हो जाती है, जो उसे नशे कराती है। नशे में योशी इतना डूब जाता है कि उसे लगता है कि वो एमी के साथ मजे कर रहा है। अगली सुबह तीनों लापाज के लिए निकल जाते हैं, जो बोलिविया की ही राजधानी थी। गलियों में घूमने के दौरान कार्ल योशी से बात करने आता है। कार्ल को पता चल चुका था कि योशी यहाँ कुछ ढूंढने आया है, क्योंकि बोलिविया में अमेरिकन बिना किसी रीजन के आते भी तो नहीं थे। कार्ल को लगा कि योशी यहाँ सोना ढूंढने आया होगा, पर योशी कार्ल को ही बताता है कि उसे यहाँ छिपी हुई दुनिया की तलाश है। कार्ल को मौका मिल चुका था अपनी बातें बताने की। कार्ल योशी को ऐसी बातें बताता है जिससे योशी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है वहाँ जाने के लिए। पर रास्ते सिर्फ कार्ल को पता चलने वाला था। अब मार्कस और केविन के घर जाने का वक्त आ चुका था, पर योशी उनसे कहता है कि वो घर जाने के टिकट्स कैंसिल कर दे, क्योंकि जिस रीजन से वो यहाँ आए थे वो कारण अभी भी बाकी है। एडवेंचर से भरे रास्ते, ट्राइब्स और नदियाँ जहाँ सोने बहते हैं, वो हमारा इंतजार कर रही है। ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों से और कार्ल की बातों से योशी दोनों को साथ चलने के लिए मना लेता है। अगली सुबह कार्ल तीनों को प्लान समझाता है कि सबसे पहले वो लापाज के जंगलों से होते हुए अपोलो पहुंचेंगे। अपोलो से फिर वो रियो की नदी होते हुए, जहां वो नदी उनकी मदद करेगी क्यू रिप्लाई तक जाने के लिए, और क्यू रिप्लाई से होते हुए वो अंतिम स्थान यानी कि रूरेना बाकू तक पहुंचेंगे, जहां छिपी हुई ट्राइब्स मौजूद हैं। रास्ते काफी चैलेंजिंग होने वाले थे, जिस कारण वो अपने सप्लाईज काफी अच्छे क्वालिटी के लेते हैं, जैसे लाइटर, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, मच्छरदानी, मतलब सब कुछ। और हाँ, इनको बरसात के मौसम से पहले बाहर आना होगा, नहीं तो जंगल में नदियों का फ्लो बढ़ने पर वो उन्हें कभी भी भटका सकती हैं, और बरसात में जीव जंतु भी बड़ा एक्टिव हो जाते थे। अब हॉस्टल में तीनों डिसाइड करते हैं कि क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं, जैसे कि दवाइयाँ और बहुत कुछ। उसी में से एक योशी के पास कार्ड था, जिसे उसके दादाजी ने उसे दिया था। उनका कहना था कि ये कार्ड उसके लिए लकी चार्म साबित हो सकता है, जो उसे जंगल में सेफ रखेगा। अब जाने का वक्त आ चुका था। सभी लापाज से अपोलो आते हैं, जहाँ से सफर की शुरुआत होने वाली थी। सफर के दौरान कार्ल अपने कई बहादुरों के किस्से सुनाता है और बचने के तरीके भी। और वहीं एक अच्छी जगह देखकर सभी कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं, और एक रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह अचानक बरसात शुरू हो जाती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि मानसून आए तभी बरसात होगी, कुदरत कभी भी अपना करिश्मा दिखा सकती थी। उसी सुबह अब सभी को अपना स्पीड बढ़ाना होगा, क्योंकि इस स्पीड से चले तो ये जंगल महीनों में खत्म होने वाली थी। और कार्ल काफी आगे निकल चुका था। योशी और केविन मार्कस के कारण पीछे छूट गए थे, क्योंकि मार्कस के पैर का घाव जो पिछले ट्रिप में उसे मिला था वो काफी बढ़ चुका था। तीनों कार्ल का नाम पुकारते हैं, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब तीनों काफी घबराना शुरू कर चुके थे। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जो इनकी घबराहट और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वो आवाज सामने आती, इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। और तभी जंगल से एक लोकल बाहर निकलता है, वो भी अपने अमेरिकन बुल के साथ। तब ये तीनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ दूर आगे ही कार्ल उनसे मिल जाता है, जिसने वहाँ की एक ट्राइब की खोज कर ली थी। इस ट्राइब को देखते ही तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और आज की रात इनकी यहीं गुजरने वाली थी। अगली सुबह मार्कस अपनी दवाइयाँ भी उनके साथ शेयर करता है, और केविन भी अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कई फोटोज खींच चुका था। पर अब इन्हें आगे बढ़ना होगा। नदी के रास्ते पर जाने से इन्हें पता चलता है कि ये नदी जो टिटीकाका झील की तरफ जा रही थी, वो इन्हें काफी ज्यादा अमीर कर सकती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, यानी प्लान के मुताबिक। उसी शाम कार्ल को बंदरों का
झुंड दिख जाता है, जिसमें से एक को काफी बेरहमी से मार दिया जाता है। शायद आपको अगर जंगल में सरवाइव करना है तो आपको इतना अग्रेसिव तो बनना ही होगा। और यही आज का डिनर भी होने वाला था। अब अगली सुबह मार्कस के पैरों की हालत ठीक नहीं दिख रही थी और ये उनकी रफ्तार भी घटा रही थी। केविन और योशी डिसाइड करते हैं कि मार्कस को बताना होगा कि वो इस हालात में आगे नहीं जा सकता और ये उसके लिए ठीक भी नहीं होगा और उसे वापस अपोलो की तरफ चल जाना चाहिए। कैंपिंग के दौरान केविन तो मार्कस से बात करना ही नहीं चाहता था। योशी भी मार्कस को सारी बात बता देता है कि उसके पैर ठीक नहीं है। मार्कस इस बात से काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे भी अब लग रहा था कि वो इस टीम पर बोझ बन रहा है। अब मार्कस की हालत को देखकर लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा दूर चल पाएंगे, इसलिए केविन और योशी डिसाइड करते हैं कि उनकी रफ्तार नदी से बढ़ सकती है और अगर वो नदी के रास्ते थोड़ी दूर जाए तो वो बड़ा जल्दी क्यू रिप्लाई तक पहुंच सकते हैं और सफर में ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। पर कार्ल का कहना था कि वो नदी के रास्ते कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा क्योंकि कब उनका राफ्ट पलट जाए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनके पास कोई गाइडेंस भी नहीं थी जो राफ्टिंग के लिए उसकी मदद कर सके। पर मार्कस की हालत को देख इनको नदी के रास्ते जाना ही सही लगता है और मेजोरिटी नदी के रास्ते ही की थी। कार्ल को भी मजबूरन उनका साथ देना पड़ता है और अब सभी काम पर लग जाते हैं और जब योशी अपना काम कर रहा था तभी उसे एक बुलेट एंट काट लेती है जो योशी को काफी ज्यादा एक्टिव फील करा रही थी। कार्ल ये बताता है कि बुलेट एंट के काटने से ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचती है कि कुछ बुरा हुआ है और शरीर काफी तेजी से काम करना शुरू कर देता है, यानी कि अग्रेसिवली। अब शाम हो चुकी थी और राफ्ट भी तैयार था। कार्ल ने राफ्ट के लिए चप्पू भी बनाई हुई थी। नदी के रास्ते में जाने के दौरान कार्ल काफी ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था और जब नदी की रफ्तार तेज हो जाती तो कार्ल काफी ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देता। ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं कि आगे करना क्या है। अब रास्ते में कुछ गड्ढे आने वाले थे जहाँ नदी का बहाव काफी बढ़ने वाला था। इसे पार करने के दौरान केविन और कार्ल के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों की बुद्धि अलग लग रही थी। यहाँ से निकलने के लिए मजबूरन इन्हें जैसे तैसे किनारे तक आना पड़ता है क्योंकि अब इन्हें लग नहीं रहा था कि नदी का रास्ता चारों के लिए सेफ है। अब कार्ल नदी के रास्ते एक मील भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि असल में कार्ल को तैरना आता ही नहीं था और कार्ल पानी से काफी ज्यादा डरता था। कार्ल का कहना था कि जिनको राफ्ट से जाना है वो राफ्ट से जाए और जिनको वापस अपोलो चलना है वो उसके साथ जा सकता है। केविन और योशी सफर जारी रखना चाहते थे पर मार्कस भी, पर केविन और योशी उसे साथ नहीं ले जाना चाहते थे, जिस कारण योशी मार्कस को मैनिपुलेट कर कार्ल के साथ जाने के लिए तैयार करवा लेता है और वो मान भी जाता है। अब ग्रुप बटने वाले थे और सर्वाइवल सफर में ये नहीं होनी चाहिए। खैर खानों का बंटवारा कर कार्ल और मार्कस अपोलो के लिए निकल पड़ते हैं और केविन और योशी एडवेंचर के लिए, और वो भी नदी के रास्ते क्यू रिप्लाई तक। शुरुआत में तो दोनों बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस कारण वो यहाँ आए थे वो उन्हें मिल रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका सफर सफल हो जाएगा। यहाँ तक कि दोनों के बीच मजाकें भी शुरू हो चुकी थी, पर इन्हें नहीं पता था कि आगे पानी का फ्लो बढ़ने वाला था। देखते ही देखते नदी का बहाव इतना तेज होते जा रहा था कि ये किनारे तक पहुँचने का प्रयास तो कर रहे थे पर पहुँच नहीं पा रहे थे। और वहीं नदी में एक चट्टान थी जिससे उनकी राफ्ट टकरा जाती है। अब सप्लाईज भी वहीं फंस चुकी थी जहां अब केविन और योशी भी फंसे हुए थे। केविन को लगता है कि वो किनारे तक जा सकता है और वो किनारे जाकर कुछ बेलों को काटकर योशी को भी बचा लेगा, पर योशी नहीं चाहता था कि केविन उसे अकेला यहाँ छोड़ के जाए। मजबूरन केविन को जाना पड़ता है और थोड़ी मशक्कत के बाद वो किनारे तक पहुँच भी जाता है। पर अब योशी का हाथ फिसल रहा था। केविन जब तक बेल काट कर लाता तब तक योशी बहाव में चला जाता और यही होता भी है। योशी के हाथ फिसल जाते हैं और वो नदी के बहाव में बह जाता है। नदी में कई पत्थर गड्ढे भी मौजूद थे जिस कारण योशी खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वहीं थोड़ी उसे चोट भी लग जाती है। पर तभी उसकी पकड़ एक पत्थर में काफी जमकर लग जाती है और हिम्मत कर योशी आखिर किनारे तक पहुंच ही जाता है। केविन को ढूंढने के लिए अब योशी को चढ़ाई करनी पड़ेगी, पर नदी पर देखने पर पता चलता है कि उसका बैग भी तैरते हुए आ रहा था। योशी बहादुरी दिखाकर उस बैग को नदी के बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर बैग नहीं रहता तो वो एक दिन भी गलती से सरवाइव नहीं कर पाता। और उस बैग में अभी भी वो कार्ड मौजूद था जिसे उसके दादाजी ने उसे दिया था, पर काफी तलाश के बाद भी केविन उसे नहीं मिलता और अब योशी को भी पता चल चुका था कि वो इस जंगल में भटक चुका है। मजबूरन उसे खुद से
मैप तैयार करना पड़ता है और नदी का रास्ता छोड़ना पड़ता है। और अब आसमान साफ हो चुका था। योशी की नजर पेड़ों पर लगे फलों पर जाती है जो उसका आज का डिनर बन सकता था, पर उसी पेड़ में एक अजगर मौजूद था। योशी को समझ आ चुका था कि अगर जंगल में टिकना है तो अग्रेसिव बनना होगा, नहीं तो ये जंगल उसे मार डालेगा। और आज का खाना उसे मिल चुका था और बिना रुके चलते हुए अब रात हो चुकी थी। योशी रेनकोट पहनकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसका घाव काफी बड़ा हो चुका था और वो मूव भी कर रहा था, मतलब उसके घाव में कोई कीड़ा घर बसा चुका था। योशी खुद का ही ऑपरेशन कर उस जोंक को बाहर निकालता है और रास्ते में आगे बढ़ने पर उसे एक बर्ड नेस्ट दिखती है जहां 2 अंडे भी मौजूद थे। अब सरवाइव करने के लिए उसे इस अंडे को खाना ही होगा। योशी के मुताबिक कुछ दूर में ही ट्राइब्स एरिया होनी चाहिए। वहां उसे ट्राइबल एरिया मिलती तो है पर उजड़ी हुई। अब योशी काफी होपलेस हो चुका था। उसी रात को अपने जूते उतारने पर उसे दिखता है कि योशी के पैर के हालत ठीक नहीं है। अब योशी को पता चल रहा होगा कि मार्कस कैसा फील कर रहा था। अगली सुबह योशी की नजर वहां एक ह्यूमन फुटप्रिंट पर पड़ती है जो योशी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी थी। पर आसपास देखने पर पता चलता है कि वहाँ वो ही अंडे के खाल पड़े हैं जिसे योशी ने खाए थे, यानी ये फुटप्रिंट भी उसी का था। अब कई दिन बीत चुके थे और वो पल आ चुका था जिसका इंतजार इस ग्रुप को बिल्कुल नहीं था, यानी कि मॉनसून का। और मजबूरन योशी को इसी हालत में रात बितानी पड़ती है। कुछ दिन पहले की सुबह हम रूरेना बाकू के ट्राइब को देखते हैं जिन्हें बोट में जाने के दौरान केविन बेहोश हालत में दिखता है और उसे सेफली विलेज लाया जाता है। केविन बताता है कि अब भी उसका एक दोस्त जंगल में फंसा हुआ है जो अभी जिंदा होगा, जिसके लिए हेल्प भी भेजी जाएगी। दूसरी तरफ हम योशी को देखते हैं जो जहां तहां से पानी का जुगाड़ कर रहा था। तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है और घने जंगलों से वो इशारे करने की कोशिश भी करता है, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन काफी ऊंचाई से उड़ रहा था। योशी भी हिम्मत हार चुका था और अब केविन वहां के जनरल से दोबारा मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उनका कहना था कि ये जंगल बहुत बड़ा भूलभुलैया है। अगर केविन यहाँ आया है मतलब ये चमत्कार से कम नहीं है। पर केविन अभी भी उसे ढूंढना चाहता था, जिस कारण जनरल उसे मार्टिन से मिलने को कहते हैं जो इस जंगल की अच्छी तरीके से परख रखता था, जो कि पेशे से मछुआरा था। मार्टिन से बात करने पर मार्टिन साफ कह देता है कि अब उसे अपने दोस्त को ढूंढना नहीं चाहिए क्योंकि वो मर चुका होगा। पर केविन को यकीन था कि वो जिंदा है। बदले में केविन उसे बोट की दुगनी दाम देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो मार्टिन को लगता है कि ये थोड़ा पागल है, पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इधर योशी मरने की हालत में लग रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि ये इंडियन ट्राइब की एक लड़की थी जो खो चुकी थी। योशी उससे बात करने की कोशिश तो करता है पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पर योशी के भाव को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो भटक चुका है और वो मदद की तलाश में है। वो लेडी उसके भाव को समझती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। योशी उसका बड़ा ख्याल रखता है, उसे सोने की व्यवस्था देता है और अगली सुबह फल भी ऑफर करता है। पर एक रात जब दोनों सो रहे थे तब हमें पता चलता है कि ट्राइब तो बस योशी का वहम था। असल में कोई भी उसके साथ मौजूद नहीं था, बस एक हेलुसिनेशन थी। अगली सुबह मदहोशी के हालत में चलते हुए योशी गलती से एक दलदल में गिर जाता है और वो दलदल आम दलदल नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी दलदल थी जिसमें सब कुछ समा जा रहा था। योशी स्ट्रगल करता है पर वो इतना थक चुका था कि उसे नींद आ जाती है और सीधे शाम को उसकी आंखें खुलती हैं। योशी सब कुछ कर चुका था पर उसने हार नहीं मानी थी। वहीं कुछ फुट स्टेप आगे बढ़ने पर पेड़ के पत्ते लगे थे जिसकी तरफ वो अपनी बाहें फैलाता है और उसी के सहारे वो खुद को उस कीचड़ से बाहर निकालता है। पर अब योशी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। पर वहीं उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जहाँ कुछ बुलेट एंड्स चल रही थी। अब और कोई चारा नहीं था। मजबूरन योशी को अपने कपड़े उतार कर सारी चींटियों को अपने शरीर में आने देता है और तब उसकी बॉडी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और वो जंगल में भागना शुरू करता है। और आखिरकार योशी नदी तक पहुंच चुका था और नदी के पास आते ही वो रुकता है। वो लकड़ियों से एक साइन तैयार करता है ताकि मछुआरों की नजर उस पर पड़े और ऐसे ही ये रात भी बीत जाती है। अगली सुबह नदी के रास्ते केविन और मार्टिन आते हैं जिनकी नजर उस साइन पर पड़ती है, पर योशी कहीं दिख नहीं रहा था। मार्टिन को लगता है कि योशी यहाँ पे मौजूद नहीं है और दोनों यहाँ से जाने की सोचते हैं, पर योशी वहीं सो रहा था। योशी को केविन की आवाज सुनाई देती है और उठकर देखने पर पता चलता है कि केविन उसके लिए यहाँ आया है। योशी पूरी मेहनत से आगे बढ़ता है, कोशिश करता है और जोर से केविन भी चिल्लाना चाहता है, पर उसमें जान बची ही नहीं थी। किस्मत से एक सेकंड के लिए केविन वापस इधर मुड़ता है जहां योशी मौजूद था और आखिरकार केविन की नज़र
योशी पर पड़ती है और इमीडिएट बोट का रुख मोड़ा जाता है और योशी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और हाँ, केविन ने भी अपना वादा निभाया कि वो योशी को बचा कर रहेगा और वो योशी के लिए वापस जरूर आएगा। और विलेज में जाने पर सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि योशी सही सलामत उस जंगल से वापस आया। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और मार्कस और कार्ल की बात करें तो वो आज तक किसी को मिले ही नहीं। कहा जाता है कि उन्हें देखा तो गया है, वो भी बोलिविया के जंगलों में, पर मरी हालतों में, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। पर रियल फैक्ट ये थी कि योशी वापस आ चुका था और इनकी एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो रिकवर करके फिर से बोलिविया के जंगल में वापस जाते हैं और सही सलामत फिर से आते हैं और ये और भी कई सारे पहाड़ों पर अपना एडवेंचर करने जाते हैं। है तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें और आपका ओपिनियन क्या कहता है इस मूवी को लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करना भाई। काफी मेहनत करने पर भी वीडियोस में केवल 100 से 200 व्यूज ही आ रहे हैं। खैर, आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।